हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है M2M क्लासेज में। और इसमें मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ एम लक्ष्मीकांत की कंप्लीट सीरीज, जिसमें हम चैप्टर फर्स्ट को पढ़ रहे थे, यानी उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। और उसमें हमने पहले कंपनी का शासन को कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद ताज के शासन को पढ़ रहे थे हम। उसमें भी हमने 1858 तक पढ़ लिया था। उसमें हमने छोड़ा था 1861 भारतीय परिषद अधिनियम पर। ठीक है, तो अब मैं वहीं से देना करते हुए क्लास को वहीं से स्टार्ट करता हूँ जहाँ से छोड़ा था हमने इसको। आप अच्छे से ध्यान से पढ़ना मेरे साथ, और प्रॉपर नोट्स भी अपने बनाते रहना। और आपको बता दूँ, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, जितने भी सारे एग्ज़ाम हैं सभी के लिए यूजफुल होने वाली है क्लास। इसके 80 टॉपिक हैं, मैं आपके सामने कंप्लीट करूँगा सभी को एक एक कर करके। अब देखते हैं ये 1861 का भारत परिषद अधिनियम, इसके बारे में देखो कि 1857 की महान क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है। यानी जो 1857 का विद्रोह विस्तृत रूप में हुआ था, उसके बाद द्वारा ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया था कि मतलब भारतीयों के सहयोग के बिना शासन चलाने में कठिनाई होगी, तो इसलिए भारतीयों का शासन सहयोग लेना ज़रूरी है। और इस सहयोग नीति के तहत ब्रिटिश संसद ने 1861, 1892 तथा 1909 में 3 नए अधिनियम पारित करके भेजे थे। और जिसमें पहला था 1861 का भारत परिषद अधिनियम, और इसके संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में महत्वपूर्ण अधिनियम था ये। और इसकी विशेषताएं आपके सामने दी हुई हैं, जिसमें पहली विशेषता थी 1861 की इधर लिख देता हूँ कि इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई थी। इस प्रकार वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। और 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया था। जो कैनिंग थे, वायसराय थे पहले भारत के, उन्होंने 3 भारतीयों को इस वायसराय की परिषद में, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया था। और दूसरी विशेषता थी इसकी कि इस अधिनियम ने मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की थी। यानी विकेंद्रीकरण जैसे पंचायत से संबंधित होता है, जो महात्मा गांधी ने जिसके लिए कहा था विकेंद्रीकरण के लिए, यानी सभी के लिए पहुंच के लिए कहा था इसे। और इस प्रकार इस कानून अधिनियम ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा शुरू हुई केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को पलट दिया था, और जो 1833 के चार्टर अधिनियम के साथ ही अपने चरम पर पहुंच गई थी। आगे इसकी तीसरी विशेषता थी कि बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866 तथा 1897 में विधान परिषदों का गठन किया गया था। 1862, 66 और 97 में। आगे फिर इसने वायसराय को, यानी 1861 के अधिनियम ने वायसराय को परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्तियां प्रदान कर दी थीं। और इसने लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई जो पोर्टफोलियो प्रणाली थी, याद रखना, 1859 में प्रारंभ की गई थी पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता दी थी। पूछा जाता है क्वेश्चन में कि पोर्टफोलियो प्रणाली किस अधिनियम से संबंधित है, तो इसमें आंसर देना आप 1861 के अधिनियम से। और इसके अंतर्गत जो है वायसराय की परिषद का एक सदस्य या एक से या अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता था। दोबारा देखते हैं, इसके अंतर्गत वायसराय की परिषद का एक सदस्य एक या अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता था। यानी एक सदस्य को एक या एक से अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता था। आगे इसकी 5वीं विशेषता, इसने वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया था, और ऐसे आदेश की अवधि मात्र 6 माह होती थी। यानी इस 1861 के अधिनियम ने वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने के लिए कहा था। यानी अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति थी 1861 अधिनियम के द्वारा दी गई थी वायसराय को।
आगे 1892 का भारत परिषद अधिनियम, इसकी विशेषताओं में इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त यानी गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी। हालांकि बहुमत सरकारी सदस्यों का था, इसमें बहुमत जो है सरकारी सदस्यों का था, सरकारी सदस्यों की संख्या गैर सरकारी सदस्यों से ज़्यादा थी। और इसने विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया था। इसमें बहस कर सकते थे और कार्यपालिका के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया था। ठीक है। और इसमें केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान था। और कुछ मैं आपको 1861 से संबंधित 2 पॉइंट और बता देता हूँ कि 1862 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा विभागीकरण किया गया था, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, ठीक है, भारत का। और जो 1860 में कैनिंग के द्वारा ही भारतीय दंड संहिता अधिनियम था 1860, उसके तहत भारत में आईपीसी की शुरुआत की गई थी, यानी इंडियन पेनल कोड की। ठीक है, तो याद रखना इसमें। और 1862 में इसे बता दूं और अच्छे से कि 1885 में कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी, ए.ओ. हुम के द्वारा पहला अधिवेशन उसका मुंबई में हुआ था। ठीक है, ए.ओ. हुम के द्वारा 1885 में हुई कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. हुम के द्वारा, और पहला अधिवेशन इसका मुंबई में, और सदस्य थे इसमें कुल 72। ठीक है, कितने थे? 72 थे उसमें। और अध्यक्षता की थी डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। और आपको बता दूं कि भारतीयों के द्वारा जो प्रपोजल भेजे गए थे उनमें से कुछ को स्वीकार करके और भारतीयों को कुछ अधिकार देने के लिए भेजा गया था ये भारत परिषद अधिनियम 1892। जो ये मुंबई में अधिवेशन हुआ था, इसमें जो भारतीयों के द्वारा प्रपोजल भेजे गए थे उसी के लिए मतलब स्वीकार करके भारतीयों को कुछ अधिकार देने के लिए भेजा गया था 1892 का भारत शासन, ये भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, तो इसके बारे में और देखते हैं कि इसने विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत कर दिया था। यानी इसमें पहली बार निर्वाचन प्रणाली आरंभ की गई थी, जो कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली थी। और इसके तहत पहली बार जो है भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार प्रदान किया गया था। बजट पर बहस तो करने का अधिकार दे दिया गया, लेकिन उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था इसके द्वारा। और जो कैनिंग मतलब जो लॉर्ड, इसके बाद लॉर्ड कर्जन बना था 1899 से लेकर के 1905 तक वायसराय। ठीक है, इसमें इसकी तीसरी विशेषता थी कि इसमें केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान था। और देखते हैं इसमें। और 1892 में, ठीक है, तो ये 1892 का हो गया। इसके बाद 1909 का आया भारत परिषद अधिनियम। और मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी वो 1906 में की गई थी। ठीक है, याद रखना। अब 1809 का भारत परिषद अधिनियम, ये जो 1909 का भारत परिषद अधिनियम है, इसे मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। जो मोर्ले था इसमें वो राज्य सचिव था मोर्ले, और ये जो मिंटो था ये वायसराय था। आपको बता दूं कि 1907 में एक सूरत अधिवेशन हुआ था और उसमें जो कांग्रेस है उसमें विभाजन हो गया था। 1907 में हुआ था कांग्रेस अधिवेशन और विभाजन हो गया था नरमपंथी और गर्मपंथी दलों के, नरम दल और गर्म दल के रूप में। ठीक है, अब इसमें देखो 1909 के में कि इसमें उस समय लॉर्ड मॉर्ले मिंटो इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव और लॉर्ड मिंटो वायसराय थे। और ये जो है सर अरुंडेल समिति की सिफारिश पर पारित करके भेजा गया था। अरुंडेल समिति की सिफारिश पर ये 1909 का अधिनियम। और इस एक्ट की इस अधिनियम की जो विशेषताएं थी आपके सामने हैं। इसमें पहली विशेषता थी कि इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफ़ी वृद्धि की थी। केंद्रीय परिषद में इसकी संख्या 16 से बढ़ा करके 60 हो गई थी और प्रांतीय विधान परिषदों में इसकी संख्या एक समान नहीं थी। ठीक है, और इसने केंद्रीय परिषद में
सरकारी बहुमत को बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति थी। और तीसरी विशेषता थी इसकी कि इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के कार्यों का दायरा बढ़ाया, उदाहरण के तौर पर अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प रखना आदि। और इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। और जो सदस्य थे वो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य थे, उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। आगे इसकी विशेषता थी कि इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया था। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे तथा इस प्रकार अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया। यानी लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक में रूप में जाना गया, याद रखना। और इसने जो है प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी किया था। याद रखना, इसमें आपको संक्षेप में बता देता हूँ कि भारतीय मुसलमानों को एक पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान किया गया और उन्हें मतदान करने के लिए विशेष अधिकार दिए गए थे इसके द्वारा 1909 के द्वारा, ठीक है। और प्रथम बार भारतीय परिषद और वायसराय की परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया था। और भारतीय परिषद में 2 भारतीय शामिल किए गए थे। इसमें जो शामिल किए गए थे, एक तो थे केसी गुप्ता और दूसरे थे सैयद हुसैन बिलग्रामी। जो भारतीय परिषद में शामिल किए गए थे केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। और जो वायसराय की परिषद में शामिल किया गया था एक व्यक्ति था, वो एसपी सिन्हा, और ये विधि सलाहकार हुआ करता था, ठीक है। तो ये 1909 के भारत शासन अधिनियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उसकी विशेषताएं थी। इसके बाद भेजा गया था 1919 का भारत शासन अधिनियम। और आपको बता दूं 1919 के भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है इसे। और उस समय मॉन्टेगू तो थे राज्य सचिव और चेम्सफोर्ड थे वायसराय। और इस एक्ट के बारे में जानते हैं कि 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया और इसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। इसमें क्रमिक रूप से 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया जो 1921 में लागू हुआ और इस कानून को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार कहा गया। और इसकी विशेषताएं आपके सामने हैं, जिसमें पहली विशेषता थी इसकी कि केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर एवं उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। और केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियों के विषयों पर विधान बनाने का अधिकार प्रदान किया गया, लेकिन सरकार का ढांचा अभी भी केंद्रीय और एकात्मक ही बना रहा। दूसरी विशेषता थी इसकी, इसने प्रांतीय विषयों को पुनः 2 भागों में विभक्त किया, हस्तांतरित और आरक्षित। यानी प्रांतीय विषयों को 2 भागों में हस्तांतरित और आरक्षित में बांट दिया। आगे इसकी विशेषता थी कि शासन की इस दोहरी व्यवस्था को द्वैध यूनानी शब्द डाइआर्की से व्युत्पन्न माना जाता है और शासन व्यवस्था कहा जाता है। हालांकि यह व्यवस्था काफ़ी हद तक असफल रही थी। आगे इसमें इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्वैसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की और इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी राज्यसभा लोकसभा का गठन किया गया। दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता था। इसके अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। यानी वायसराय की कार्यकारी परिषद के जो 6 सदस्य होते थे उसमें कमांडर इन चीफ को छोड़कर के 3 सदस्य भारतीय होते थे और 3 ब्रिटिश होते थे कमांडर इन चीफ सहित। आगे इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया। और इस कानून ने संपत्ति कर और शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया। और इस कानून ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यकाल को सृजन किया और अब तक भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को हस्तांतरित कर दिया गया। और 1819 के बारे में पढ़ रहे हैं, याद रखना। और इसने लोक सेवा आयोग का गठन किया
अतः 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया और इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया गया। तो याद रखना, ये 1919 की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थी, इन्हें मैं आपके सामने संक्षेप में बता देता हूँ कि भारत के राज्य सचिव और उसके परिषद के सदस्यों के वेतन और भत्ते ब्रिटेन के राजस्व से दिए जाने लगे। जो पहले यानी 1919 के द्वारा जो राज्य सचिव और उसके परिषद के सदस्यों के वेतन थे वो ब्रिटेन से दिए जाने लगे, जो पहले भारत से दिए जाते थे। ठीक है। और इसमें भारतीय परिषद में सदस्यों की संख्या जो न्यूनतम 8 थी उसे बढ़ा दिया गया था, 12 कर दिया गया था। जो पहले 8 थी उसे बढ़ा करके 12 कर दिया गया था। और भारत के राज्य सचिव को सलाह देने के लिए एक पद बनाया गया था, उच्च आयुक्त। 1919 के द्वारा उच्च आयुक्त का पद बनाया गया और पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की भी शुरुआत हुई थी इसके द्वारा। और इसी के तहत पहली बार महिलाओं को वोट करने का अधिकार दिया गया 1919 के द्वारा। ठीक है। भाग लेने का तो 1992 में दिया गया, लेकिन वोट देने का 1919 में। और 1919 में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी और केंद्रीय विधायिका को द्विसदनीय कर दिया गया। मतलब यानी इसका केंद्रीय विधान परिषद और को कहा जाने लगा राज्य परिषद, और जो वहाँ की राज्यसभा कहलाई 60 सदस्य और केंद्रीय विधानसभा को उसमें 145 सदस्य थे। इसके द्वारा जो केंद्रीय बजट था उसे राज्य बजट से अलग कर दिया गया। ठीक है। इसके तहत लोक सेवा आयोग का गठन भी किया गया था। आगे अब इसके बाद आया साइमन आयोग। इसमें देखो कि ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में यानी निर्धारित समय से 2 वर्ष पहले नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के साथ 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग के गठन की घोषणा की। आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे, इसीलिए सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया और 1930 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी। और द्वैध शासन प्रणाली राज्यों में सरकारों का विस्तार, जो इसकी रिपोर्ट पेश की गई थी उसमें द्वैध शासन प्रणाली, राज्यों में सरकारों का विस्तार, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना एवं सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने आदि की सिफारिशें की गईं। आयोग के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ 3 गोलमेज सम्मेलन किए थे। जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे वो 1927 के साइमन कमीशन की मतलब जो रिपोर्ट और वो थी उसी पर चर्चा करने के लिए की गए थे। ठीक है। और संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र तैयार किया गया था। इन सम्मेलनों में, गोलमेज सम्मेलनों में एक संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र तैयार किया गया था, जिसे विचार के लिए ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष रखा गया और इस समिति की सिफारिशों को कुछ संशोधनों के साथ भारत परिषद अधिनियम 1935 में शामिल कर दिया गया। फिर इसके बाद सांप्रदायिक अवार्ड। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा की। इसे कम्युनल अवार्ड यानी सांप्रदायिक अवार्ड से जाना जाता है। 1932 में की ये प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने, याद रखना। आगे अब भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में देखते हैं कि यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ और यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 धाराएं, 10 अनुसूचियां और 14 भाग थे। याद रखना, 321 धाराएं थी, इसमें 14 भाग थे, यानी धाराओं से मतलब अनुच्छेद से 10 अनुसूचियां और 14 भाग। अब इसके बारे में देखो, इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। इसमें 3 सूचियों में इसमें जो है अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियों में शक्ति का विभाजन किया। संघ सूची में 59 विषय, राज्य सूची में 54 और सम्मति में 36 विषय रखे गए और अवशिष्ट शक्तियां जो थीं वो वायसराय को दी गई। हालांकि यह संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई थी क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था और इसने प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी थी जिसको केंद्र में स्थानांतरित कर दिया गया। और इसके अतिरिक्त अधिनियम ने राज्यों के उत्तरदायी सरकार की स्थापना की, यानी गवर्नर को राज्य विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक था। यह व्यवस्था 1937 में शुरू की गई और 1939 में इसे समाप्त कर दिया गया।
आगे इसमें केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली चालू कर दी गई। परिणामतः संघीय विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त करना पड़ा। इसने 11 राज्यों में 6 द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की। बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में द्विसदनीय विधायिका परिषद और विधानसभा बन गई। हालांकि इन पर कई प्रकार के प्रतिबंध थे। इसने दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्गों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था व सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया। इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया और इसने अपने मताधिकार का विस्तार किया। लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिल गया। इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। नियंत्रण के लिए यह 1935 के बारे में देखे थे हमने। और आगे इसमें इसने न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की भी स्थापना की। इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की भी स्थापना की गई। और आपको बता दूं 1937 में ही बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और सर्वोच्च न्यायालय को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया, याद रखना। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण प्रावधान थे 1935 के बारे में आपके सामने। और एक और पॉइंट याद रखना इसमें कि संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत की शुरुआत भी 1935 के द्वारा हुई थी। आगे अब इसमें संवैधानिक विकास में अंतिम ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है 1947 का कि 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। और 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। और उसी दिन 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की भी घोषणा कर दी, जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया। और इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया। तो इस तरह से भारत और पाक का विभाजन हो गया। और याद रखना कि भारत का विभाजन तो माउंटबेटन योजना के तहत, और ये जो क्या बोलते हैं ये संविधान सभा का विभाजन हुआ था डिकीवर्ड योजना के तहत, जिसमें 299 सदस्य तो भारत में रह गए थे इसके संविधान सभा के, और 90 सदस्य पाकिस्तान में चले गए थे। ठीक है, तो याद रखना अंतिम जो वायसराय बनकर आया था भारत का वो लॉर्ड माउंटबेटन आया था। और 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक विधेयक पेश हुआ था और जो 18 जुलाई 1947 को पास हुआ था और कहलाता भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं और देख लेते हैं कि इसने भारत में ब्रिटिश राज्य समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। इसने भारत का विभाजन 2 राज्यों में कर दिया। इसने वायसराय का पद समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया गया, जिसकी नियुक्ति नए राष्ट्रों की कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन के ताज को करनी थी। इस प्रकार ब्रिटेन सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना था। तो दोस्तों ये आपके सामने, और इसकी 1-2 विशेषता और हैं। इसने कानून ने ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया और 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की घोषणा कर दी गई। और इसने भारतीय रियासतों को स्वतंत्रता दी, चाहे वे चाहें तो भारतीय डोमिनियन पाकिस्तान डोमिनियन के साथ मिलकर रह सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से लक्ष्मीकांत का पहला चैप्टर खत्म होता है, जिसमें हमने पढ़ा था ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। तो कल हम पढ़ेंगे 2nd चैप्टर को, और 2nd चैप्टर में पढ़ेंगे हम संविधान का निर्माण। ठीक है, कैसे हुआ संविधान का निर्माण, सब कुछ उससे संबंधित। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास आपको बताइए कमेंट बॉक्स में, और पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खेलते कूदते मुस्कुराते रहिए। बाय।